तो आज के इस वीडियो में हम साइंस की बायोलॉजी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि साइंस में बायोलॉजी से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इस वीडियो में हम बायोलॉजी की फर्स्ट वीडियो जीव विज्ञान का परिचय देखेंगे और जीवधारियों का वर्गीकरण देखेंगे, और लास्ट में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरी वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। तो बायोलॉजी विज्ञान की वह ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं। तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 में किया था। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। लेमार्क फ्रांस के थे और ट्रेविरेनस जर्मन के थे। तो जीव विज्ञान, जिसे हम इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, तो बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बनी है, बायो और लोगस। तो बायो का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। तो बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, जीवन का अध्ययन करते हैं। तो ये तो हो गया बायोलॉजी शब्द का अर्थ। तो इसमें हमने देखा जीवन यानी कि सजीवों का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सजीव कौन है, किनको हम कहेंगे कि ये सजीव हैं, यानी कि हु इज़ लिविंग। तो सजीव कौन होते हैं। तो देखिए सजीवों में क्या क्या विशेषता होती हैं जो कि हमें निर्जीवों से अलग करती हैं। तो सबसे पहले तो सजीव श्वसन करते हैं, यानी कि उनमें रेस्पिरेशन सिस्टम होता है। जैसे कि अगर हम अपने आप को ही उदाहरण में लेते हैं, हम सजीव हैं ना, तो हम श्वसन करते हैं। दूसरा पॉइंट है सजीव वृद्धि यानी कि ग्रोथ करते हैं, तो हमारी ग्रोथ होती है। तीसरा सजीव पोषण करते हैं, यानी कि न्यूट्रिशन लेते हैं, तो हम भी जीवित रहने के लिए पोषण लेते हैं ना, आहार लेते हैं। चौथा पॉइंट है उनमें पाचन की प्रक्रिया होती है, डाइजेशन होता है। तो हमारे शरीर में भी पाचन की प्रक्रिया होती है। जो भी हम खाते हैं पाचन तंत्र उन्हें क्या करते हैं, पचाते हैं। उसके बाद उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। पाचन के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो उत्सर्जी अंगों के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। और छठा पॉइंट है कि सजीवों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, रिप्रोडक्शन होता है। तो मुख्यतः ये 6 चीज़ें आपको सजीवों में मिलेंगी, यानी कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी सजीव हैं, उनमें ये 6 चीज़ें देखने को आपको मिलेंगी कि वो श्वसन करते हैं, उनमें वृद्धि होती है, वो पोषण लेते हैं, पाचन की प्रक्रिया होती है, उत्सर्जन क्रिया होती है और वो प्रजनन करते हैं। तो ये हैं सजीव। तो क्या हम पौधों को यानी कि प्लांट्स को सजीव कह सकते हैं। तो हाँ, पौधे भी सजीव होते हैं, क्योंकि पौधों में भी श्वसन की प्रक्रिया होती है, उनमें भी वृद्धि होती है। तो आपने देखा होगा कि आप छोटा सा पौधा लगाते हैं तो वो भी बड़ा होकर पेड़ बन जाता है, तो उसमें वृद्धि होती है। पौधे भी पोषण लेते हैं। तो हाँ बिल्कुल, पौधे भी पोषण लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये पोषण लेते हैं। छठा उत्सर्जन। तो पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो पौधों और प्राणियों दोनों में उत्सर्जन की क्रिया होती है, परंतु पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग या तंत्र नहीं होता। जैसे हमारे इंसानों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जन अंग होता है, पर पौधों में कोई विशेष उत्सर्जन अंग नहीं होता। पौधे अपने उत्सर्जी पदार्थ पत्तियों, छालों, फलों या बीजों के माध्यम से निष्कासित करते हैं। तो पौधे क्या करते हैं, जो उनके उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ना, वो पत्तियों के माध्यम से, छालों के माध्यम से, फलों के माध्यम से या बीजों के माध्यम से निष्कासित करते हैं। पर पौधों में भी उत्सर्जन की क्रिया होती है और पौधे प्रजनन भी करते हैं फूलों के माध्यम से। तो इसीलिए पौधे भी सजीव होते हैं। तो अगर हम उदाहरण देखें तो बताइए, क्या मेज यानी कि टेबल सजीव है। तो नहीं, ये निर्जीव है, क्योंकि ना तो इसमें श्वसन की प्रक्रिया होती है, ना इसमें ग्रोथ होती है, ना ये कोई पोषण लेता है, ना इसमें कोई उत्सर्जी अंग है। तो ये क्या है, तो ये निर्जीव है। उसके बाद है, तो बताइए पौधे सजीव होते हैं। तो हाँ, पौधे सजीव होते हैं। तीसरी चीज़ है कॉकरोच। तो बताइए
कॉकरोच सजीव है या निर्जीव? तो कॉकरोच भी सजीव है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं हम जीव विज्ञान की शाखाएं यानी कि बायोलॉजी की ब्रांचेस। तो जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। याद रखिएगा, जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनको दो भागों में बांटा गया है, जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, बोटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान में जितने भी जंतु आते हैं, इंसान भी जंतु विज्ञान में ही आते हैं। और वनस्पति विज्ञान में जितने भी पेड़ पौधे पादप समूह है ना, ये वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। और जंतु विज्ञान के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु हैं और इंसान जंतु विज्ञान के अंदर आते हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक कौन है? तो अरस्तु। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन हैं। तो जंतु विज्ञान के जनक हैं अरस्तु। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। याद रखिएगा, इनका नाम क्या है? थियोफ्रेस्टस। और इन्हें याद रखना भी आसान है। तो ये वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड है। तो पेड़ पौधे ही मिलकर क्या बनाते हैं? जंगल यानी कि फॉरेस्ट। और थियोफ्रेस्टस के पीछे क्या है? फ्रेस्टस, जिसे आप फॉरेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक हैं और अरस्तु जंतु विज्ञान के जनक हैं। तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है? तो अरस्तु ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। याद रखिएगा, इसका नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमेलियम, जिसमें इन्होंने लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया था। इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। उसके बाद है थियोफ्रेस्टस। तो इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम में लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। और अरस्तु ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया एनिमेलियम में लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन किया है। इसीलिए इन्हें जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो देखिए, जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का जनक कौन है? तो अरस्तु। और जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कौन है? तो वो भी अरस्तु हैं। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस। और कोशिका विज्ञान यानी कि साइटोलॉजी के जनक कौन है? तो रॉबर्ट हुक। इनका भी नाम याद रखिएगा, ये कोशिका विज्ञान के जनक हैं। तो आगे अब हम देखते हैं जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल। तो कोशिका के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कोशिका विज्ञान के बारे में बताऊंगा। पर आप यहाँ पर यह समझ लीजिए कि जो कोशिका होती है ना, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। अगर मनुष्य के शरीर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देना, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी वो कोशिका होगी। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसकी छोटी इकाई कोशिका होती है। यहाँ पर मैं आपको मनुष्य का उदाहरण दे रहा हूँ कि अगर मनुष्य के शरीर को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना शुरू कर देना, तो जो सबसे छोटी इकाई होगी उसे हम कोशिका कहेंगे, सेल कहेंगे। और इसी कोशिका के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं, हिंदी में उत्तक कहते हैं। और उत्तक के समूह को हम अंग कहते हैं। अंग जैसे कि छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। और यही अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे कि छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? पाचन तंत्र बनाएंगे। और यही अंग तंत्र मिलकर जीव बनाते हैं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो देखिए, सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से मिलकर बनता है उत्तक। उत्तक से मिलकर बनता है अंग। अंग से मिलकर बनता है अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलकर बनता है जीव। तो सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कोशिका है। तो कोशिका विज्ञान वाली वीडियो में मैं डिटेल में आपको कोशिका के बारे में बताऊंगा। आज की वीडियो में तो हम केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं।
तो जीवधारियों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैरोलस लिनियस, जिन्हें कार्ल लिनियस भी कहा जाता है, तो इन्होंने की थी। तो लिनियस ने जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत की थी और लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। वर्गीकी को इंग्लिश में कहते हैं टैक्सोनॉमी। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कैरोलस लिनियस। याद रखेगा, इन्हें वर्गीकी का पिता कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या हुआ? तो टैक्सो का मतलब हुआ समूह यानी कि ग्रुप, और नोमी का मतलब हुआ नाम रखना। तो टैक्सोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इस धरती पर जितने भी जीवधारी यानी कि जीवित प्राणी हैं ना, उनका हम अलग अलग समूह बनाएंगे और उनके अलग अलग समूह का कुछ नाम रख देंगे, जिसकी वजह से हम उनके बारे में आसानी से जान पाएंगे। इसीलिए बायोलॉजी की वो शाखा जिसमें हम जितने भी जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनके समूह बनाते हैं और उनका नाम रखते हैं, तो उसी शाखा को टैक्सोनॉमी यानी कि वर्गीकी कहा जाता है। तो टैक्सोनॉमी 3 चरण में होता है, यानी कि वर्गीकी के 3 स्टेप होते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना। दूसरा है क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण, इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहा जाएगा। तीसरा है नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। तो मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आपने कोई नया जीव देखा, तो सबसे पहले आप उसकी क्या करेंगे? पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि ये जीव पहले नहीं देखा गया है, ये एक तरह का नया जीव है। और पहचान करने के बाद उसका